नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर के में होने वाले ऐसे इवेंट्स, चाहे पॉलिसीज़ हो, वर्टिकल इवेंट हो, वॉर हो, कुछ भी हो जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करेंगे। मतलब आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, या इनकम बढ़ सकता है या घट सकता है। चाहे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यूज इफेक्ट हो सकती है, किसी कंपनी से रिलेटेड हो या किसी सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो। तो ऐसी वीडियोस अगर आप रोज़ देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो पे भी आप लाइक कर सकते हैं। तो शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से। रुपी राइजेज एज फेड शेकअप टॉक रॉक्स डॉलर। रुपया बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि फेड शेकअप की बात चल रही है। शेकअप मतलब फेडरल रिजर्व से किसी को हटाने की और किसी नए इंसान को लाने की बात चल रही है। तो रुपया यहाँ पे क्या कर रहा है? अप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो डॉलर इंडेक्स नीचे आता हुआ नजर आया जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सजेस्ट किया, कहा कि जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, उनको रिप्लेस कर दिया जा सकता है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस अब मार्केट में ये हो गई है कि जो वहाँ ब्याज दर घटेंगे अब वो और जल्दी घटेंगे पहले से। एंड थोड़ा कंसर्न भी आया कि फेडरल रिजर्व क्या इंडिपेंडेंट है सच में या नहीं है। तो लोकल करेंसी हमारी जो रुपया है ये अप्रिशिएट होकर 85.63 पर डॉलर पे पहुंच गई, सेटल हुई 85.71 डॉलर पे। एंड यहाँ पे आरबीआई क्या कर रहा था? डॉलर्स बाय कर रहा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू एट 85.63 टू 85.65 पर डॉलर लेवल। एंड डॉलर इंडेक्स डाउन था, कुछ इन्फ्लोज भी आए जिसकी वजह से रुपी को काफ़ी मदद मिली है। जैसे फॉरेन बैंक्स ने बाय किया है रुपी को, तो फॉरेन बैंक्स बाय कर रहे थे रुपी को, इसलिए भी रुपी को सपोर्ट मिला। और डॉलर इंडेक्स 1.18% नीचे आकर आ चुका है 97.17 पर। ठीक है, एशियन ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है मार्च 2022 से लेकर अभी तक, और शार्प डिक्लाइन एक्सटेंड किया है इस वीक। तो जो ड्रॉप था पार्टली आप इसे क्रेडिट दोगे किसको? फेडिंग सेफ हेवन डिमांड फॉर यूएस डॉलर। जब सीज फायर का हमने देखा कि एग्रीमेंट हो चुका है इजराइल और ईरान के बीच में, तो हम डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से अमेरिका दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है इनके पास। तो लोग तुरंत से दौड़ते हैं कि हम डॉलर्स बाय कर लेते हैं जब भी अनसर्टेनिटी हो, टर्मियल हो, कॉन्फ्लिक्ट हो दुनिया में। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट कम होता है तो अचानक से फिर पुल बैक भी दिखता है और ये हमें नीचे आता हुआ नजर आता है हमेशा ऐसे टाइम पर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हुई, वो क्या थी कि इंटरेस्ट रेट्स अब और जल्दी कट होंगे क्योंकि फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं उनको हो सकता है हटाकर किसी और को लाया जाए, ऐसे इंसान को जो डोनाल्ड ट्रंप जो कहें वो करना चाहे, जिनकी पॉलिसीज, जिनकी आइडियोलॉजी उनसे मैच करती हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो वी हैव टू सी कि ऐसा होता है या नहीं होता है। बट येस, मार्केट हमेशा फ्यूचर को, एक्सपेक्टेशंस को प्राइस इन करता है, तो इसीलिए रुपया आज ही हमें बढ़ता हुआ नजर आया। क्या पता ऐसा ना हो, ऐसा ना होगा तो ये फिर ये क्या होगा, हो सकता है वापस से डेप्रिशिएट भी कर जाए उसके उस न्यूज़ को सुन करके। तो हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे हम देखते हैं मार्केट आज अपने आप को प्राइस इन करता है। अगले आर्टिकल की बात करूंगा और यह है हाउसिंग सेल्स के बारे में। हाउसिंग सेल्स जो है ये नीचे आ गए हैं। ठीक है, हाउसिंग सेल्स हिट अ वॉल एज प्राइजेस लॉकआउट बायर्स। तो हाउसिंग सेल्स अक्रॉस द टॉप 7 सिटीज हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं काफ़ी शार्पली ड्यूरिंग द ऑन गोइंग अप्रैल टू जून क्वार्टर। स्टीप राइज आया है प्रॉपर्टी प्राइजेस में एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंपैक्ट कर रहे हैं सेंटिमेंट को अमंग होम बायर्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे यूनिट सेल्स तो सिक्वेंशली बढ़ा है, मार्च से ज़्यादा हुआ है अप्रैल में, जून में। ठीक है, लेकिन कैलेंडर ईयर्स अगर आप 2023-24 को देखेंगे तो 1 लाख घर बिके थे एवरी क्वार्टर। 2025 में 93,280 घर बिके हैं, यूनिट्स बिके हैं जनवरी से मार्च में, और 96,285 बिके हैं करंट क्वार्टर में। तो पिछले साल यही 1 लाख पे चल रहा था ऑन एन एवरेज, और अभी वहाँ से कम 6 से 7% कम चल रहा है एवरी क्वार्टर। तो एनुअल सेल्स ड्रॉप आया 20% एज 1,20,000 यूनिट्स बिके थे Q2 में 2024 के, और वही 2025 में आप देखो ये 1 लाख से घट करके नीचे आ गया, 94,000 पे आके सेटल हो गया। तो अप्रैल और जून का जो पीरियड है वो सेकेंड लोएस्ट क्वार्टरली सेल्स होने वाला है। पिछले 8 क्वार्टर का सबसे लोएस्ट होम सेल्स होने वाले हैं इस क्वार्टर में। और जो सेकंड क्वार्टर था 2025 का वो भी रोलर कोस्टर था इंडियन हाउसिंग मार्केट के लिए, जहाँ पे मिलिट्री एक्शंस हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर लाइक क्लाइमेट था, जिसकी वजह से होम बायर्स वेट एंड वॉच मोड में आ गए कि भाई अभी घर लेना सही भी है या नहीं है। अब आरबीआई ने रेपो रेट कट किया तो अचानक से रियल एस्टेट स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाने लग गए, क्योंकि सबको ये लगा कि आरबीआई रेट कट करेगा, ब्याज दर घटेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, थोड़ी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी लोगों की ऑफकोर्स। तो इससे लेकिन क्या होगा, सस्ते ब्याज दर की वजह से लोग घर बाय करने यहाँ पे चाहेंगे, घर बाय करने की कोशिश करेंगे। और होम लोन रेट्स जो है कहीं ना कहीं वो काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग लोन पे ही घर को बाय करते हैं।
तो एनसीआर लेड द पैक इन Q2 2025 विद अ 27% ईयर ऑन ईयर सर्च। एनसीआर में तो भाई ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड क्वार्टरली राइज हुआ रेसिडेंशियल प्राइसेस में। बेंगलुरु में रोबस्ट 12% एनुअल जंप था। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया की मार्केट्स में। एंड अगर प्राइसेस ऐसे ही रहे तो यू हैव टू एक्सपेक्ट हाउसिंग सेल्स अक्रॉस मेजर सिटीज़ कि ये एक्सेलरेट करेगा। अनसोल्ड इन्वेंट्री यहाँ पे मार्जिनल इंक्रीज हुआ है 5,62,000 यूनिट्स का कंपेयर टू 5,60,000 यूनिट्स इन Q1 2025। तो ये है हमारा हाउसिंग सेल्स का डेटा। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हमने कवर किया था कि किस तरीके से रियल एस्टेट वैसे बहुत बुलिश है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो आई कर रही हैं किसको? डेटा सेंटर्स को। ये कह रहे हैं कि डेटा सेंटर्स और यहाँ पर ये इन्वेस्ट करेंगे अच्छा खासा अमाउंट ताकि उस ग्रोथ के मोमेंटम को राइड कर पाए। क्योंकि हाउसिंग सेल्स हमेशा थोड़ी इतना ग्रो करता रहेगा, साइक्लिकलिटी भी तो रहती है मार्केट में, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहने वाला है। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की। ट्रंप पुश टू रिप्लेस पॉवेल फ्यूल्स मार्केट बेट। अब डोमेस्टिक इक्विटीज अगर आप देखेंगे थर्सडे को तो ये हाईएस्ट लेवल पर आ गए इन 9 मंथ्स। ठीक है, हमारे निफ्टी और सेंसेक्स के आप लेवल को देखो। और जो मार्केट ट्रेडर्स थे उन्होंने इंक्रीज किया अपने बेट फास्टर इंटरेस्ट रेट कट। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि अब यूएस में ब्याज दर और तेजी से घटने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको फास्ट ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है उसको तुरंत लेकर आएंगे, इस वाले को तुरंत निकालेंगे। तो क्योंकि काफ़ी दिन से वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई ये बंदा रेट कट नहीं करके दे रहा है, मुझे ब्याज दर नहीं कट कर रहा है, इसीलिए हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं लेकिन फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसीज़ है वो ओवरली कॉशियस है। तो सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी आपने देखा 300 पॉइंट ऊपर था। एंड दोनों इंडेसेस अपने हाईएस्ट क्लोजिंग पे पहुंच चुके हैं सिंस अक्टूबर 1, 2024। एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो नेट सेलर्स रहे टू द ट्यून ऑफ 2,500 करोड़। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स नेट बायर्स रहे टू द ट्यून ऑफ 2,500 करोड़। एंड ट्रेडर्स अब प्राइसिंग कर रहे हैं 63 बेसिस पॉइंट ऑफ रेट कट, जो पहले कितना था 51 था। तो यूएस में रेट कट 0.63% अब माना जा रहा है रादर देन 0.51%। एंड ये कह रहे हैं कि हो सकता है सितंबर में नेक्स्ट जो चीफ है वो अनाउंस हो जाए फेडरल रिजर्व का। लास्ट वीक फेड ने डिसाइड किया था कि इंटरेस्ट रेट को ना वो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, 4.25 से 4.5% ही रखेंगे। और डॉलर इंडेक्स वहाँ पे हमें फिर नीचे जाता हुआ नजर आया। 10 ईयर जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी डिक्लाइन हुआ 2 बेसिस पॉइंट से। और इस वीक 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये ड्रॉप हुआ है 10 बेसिस पॉइंट से। तो कमोडिटीज़ मार्केट में अगर आप देखोगे तो ब्रेंट क्रूड ट्रेड करा था एट $66.5 पर बैरल एंड ये डिक्लाइन हुआ है 13% ओवर द वीक। तो ब्रेंट क्रूड एक महीने में 20% ऊपर गया और फिर अचानक से डिक्लाइन हुआ 13% क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आया और कॉन्फ्लिक्ट तुरंत गया। तो ये था हमारा ब्रेंट क्रूड। अब बात करूंगा मैं स्टील इंडस्ट्री की। इंडिया में डिमांड कम होने की वजह से स्टील के दाम घट रहे हैं। तो भाई डिमांड कम क्यों है? तो अर्ली मॉनसून और स्लजिश डिमांड इसके वजह से आ रहा है करेक्शन इन चाइनीज स्टील प्राइसेस एंड आर वेइंग ऑन इंडियन स्टील इंडस्ट्री। तो सबसे पहले 3 रीजंस इन्होंने दिए हैं। एक तो अर्ली मॉनसून जल्दी आ गया, दूसरा डिमांड कम है और तीसरा चाइनीज स्टील जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो और सस्ता हो गया है पहले से, जिसकी वजह से इंडियन स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसे हॉट रोल्ड कॉयल बेंचमार्क होता है फ्लैट स्टील का, ये 46,600 रुपये पर टन चल रहा था जनवरी में। एंड यहाँ पे जब सेफ गार्ड ड्यूटी लगी 12% की तब ये थोड़ा हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो मंथली एवरेज जो प्राइस है एक्सक्लूडिंग मुंबई ये था 52,900। ठीक है, तो 46,000 से कितना चला गया 52,900। बट एज ऑफ जून 24 अगर आप देखोगे तो ये अब वहाँ से 4% नीचे आ चुका है। स्टील डिस्ट्रीब्यूटर वीक डिमांड फेस कर रहे हैं, डिक्लाइन आ गई इंक्वायरीज में, कन्वर्जन रेट जो है स्लो हो गया इंक्वायरीज का इनटू कंफर्म सेल्स। एंड अगर आप देखेंगे लॉन्ग स्टील यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ट्रेड लेवल ब्लास्ट फर्नेस, इसका भी प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हो कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, राइट, एंड कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर स्टील के डिमांड बढ़ने चाहिए, राइट। बट एक इशू ये भी हो सकता है कि स्टील में अगर दूसरी कंट्रीज आके इंडिया में ओवर सप्लाई क्रिएट कर रही हैं अभी भी, इवन आफ्टर इम्पोजिंग ये ड्यूटी ऑफ 12%, तो ये काफ़ी कंसर्न रहने वाला है, काफ़ी बड़ा कंसर्न रहने वाला है हमारे लिए, हमारी स्टील कंपनीज के लिए पर्टिकुलरली। तो अगर प्रोजेक्ट सेगमेंट की बात करेंगे तो प्राइजेस गिरे हैं कितने, 251,000 to 51,500 पर टन इन मुंबई। एंड यहाँ पे ये वेट डाउन हो रहा है बाय कंटिन्यूड बिड ऑफर डिस्पैरिटी। स्टील प्रोड्यूसर ने मल्टीपल रीजंस दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मानसून की वजह से स्टील के डिमांड घटते हैं, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स जो है हमारी इंडस्ट्री का वो लिमिटेड है।
तो डोमेस्टिक मार्केट में एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वैसे भी हमारा ज़्यादा नहीं है। यूएस में अभी स्टील इंपोर्ट पे कितने टैरिफ्स लगे हैं आपने देखे हैं, तो उससे ये नहीं कि इंडियन कंपनीज स्टील नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगी यूएस को, हम तो पहले भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जो बाकी कंपनीज और कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही थी, विदेशी कंट्रीज जो एक्सपोर्ट कर रही थी यूएस को स्टील, अब वो इंडिया में डंप कर देंगे उसे, राइट, ये हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चाइना फैक्टर यहाँ पे है, एक तो स्टील कंजप्शन हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है, डिमांड ईज हुई है पहले से, और चाइना फैक्टर ये है कि जो चाइना की स्टील इंडस्ट्री है इट वेज ऑन इंडिया, ठीक है। चाइना ने रिड्यूस किया अपना जनवरी टू मई प्रोडक्शन 1.7% से, ठीक है, एंड जो इनका डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी नीचे है, लेकिन एक्सपोर्ट्स ऊपर हैं कितने, 8 से 10% फ्रॉम लास्ट ईयर। दिस इज़ वरीसम फॉर इंडिया एंड नीड्स मोर प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है वो एक इन्वेस्टमेंट साइकिल में है एंड इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी स्ट्रेस। तो इंडिया ने कुछ सेफगार्ड ड्यूटीज़ लगाई मंथली स्टील इंपोर्ट्स पे, एंड वो नीचे भी नज़र आया डेटा जाता हुआ इंपोर्ट्स का, बट वी स्टिल हैव टू सी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रेंड है वो कैसा रहता है, सस्टेन करता है डाउन ट्रेंड इंपोर्ट का या नहीं, क्योंकि अगर बाहर से कंट्रीज स्टील डंप करते रहेंगे इंडिया में तो ये हमेशा इंडियन कंपनीज़ के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।